नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं अर्थशास्त्रीय शिक्षा में, जिसमें कि मुख्य तौर पर हम लोग आज बजट की संकल्पना के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें बजट निर्माण की संकल्पना, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार और इतना ही नहीं उसके सिद्धांत को भी हम लोग बहुत बेहतर ढंग से जानेंगे, अर्थात कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ बजट प्रिपरेशन और उसके सिद्धांतों को भी हम लोग जानेंगे। दरअसल अगर हम बजट की संकल्पना की बात करते हैं, अगर हम बजट की बात करते हैं, खास करके शिक्षा की बजट की बात करते हैं, तो सबसे पहले बजट को हमें देखना पड़ेगा। तो हम बजट किसको कहें? हम ये देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसका बजट निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये बजट निर्माण होता क्या है, बजट की संकल्पनाएं होती क्या हैं, बजट के अर्थ क्या होते हैं, ये सब आप सभी चीज जानेंगे। दरअसल कोई भी देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, अर्थात एक साल के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए, वो हम बाद में बताएंगे, एक वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा जोखा किया जाता है, क्या किया जाता है? लेखा जोखा। जो लेखा जोखा किया जाता है, हम उसे आमतौर पर बजट कहते हैं। अब क्या लेखा जोखा, हम सभी चीजों को जानेंगे एक एक करके। दरअसल अनुच्छेद 112, कौन सा? अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के विषय में बहुत बड़ी चीजों को उसने बहुत बेहतर तरीके से व्याख्यान किया गया है। दरअसल इसमें राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में क्या किया जाता है, उनकी अध्यक्षता में बजट का लेखा जोखा पेश किया जाता है और उस पर मुहर लगवाया जाता है, दोनों सदनों में पारित किया जाता है। और पारित करने के बाद उसको प्रधानमंत्री के उसके बाद हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री के पास जाता है, फिर वित्त मंत्री के द्वारा वो बजट पेश किया जाता है। ये सब सारी चर्चाएं आपको पता होंगी। दरअसल अब ये हम जो लेखा जोखा कहते हैं, अर्थात इसमें आय प्लस व्यय, अर्थात आने वाले वित्तीय वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आमतौर पर जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च अर्थात जो पूरा एक वित्तीय वर्ष होता है, उसके लिए अर्थव्यवस्था का जो लेखा जोखा है, उसका ढांचा है, उसका जो प्रारूप है, उसमें जो जितने भी खर्च होंगे, जितने भी आय होंगे, जो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट में उसमें हैं, वो बताएंगे। तो उसमें जितने भी खर्च आने वाले हैं, जो भी खर्च आने वाले हैं, या जो भी उसमें व्यय होने वाले हैं, जो भी आय होने वाले हैं, सभी चीजों का एक प्राक्कलित अनुमानित राशि होती है। अनुमानित, ध्यान दीजिएगा, अनुमानित, क्योंकि जब हम ढांचा बनाते हैं, अर्थात जब हम ढांचा बनाते हैं ना, जब हम लेखा जोखा करते हैं, जब हम प्रारूप बनाते हैं, तो हम अनुमान पर करते हैं। क्या करते हैं? अनुमान पर करते हैं। तो अनुमान इसमें बहुत बेहतर चीज है कि अनुमान पर करते हैं। अब ये पता नहीं कि ये एक वर्ष में जो खर्च होने वाली राशि है या जो प्राप्त होने वाली जो राशि है, वो एकदम से एक्यूरेसी उसमें रहेगी अथवा नहीं, ये नहीं हमें पता है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर इस पूरे ढांचा को एक वर्ष के लिए उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? तो बजट कहते हैं। अब ये जो बजट होता है, इसके कुछ सिद्धांत और इसकी विशेषताओं को सबसे पहले जानिए। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि ये जो लेखा जोखा होता है, उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है उसके रूप में, और वो पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए नहीं तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के लिए जो भी चीजें खर्च, आमदनी और व्यय जो खर्चा होगा, वो सारी चीजों का लेखा जोखा इसमें तैयार की जाती है। साथ ही इसमें जो मतलब चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, सारी चीजों को इसमें क्या किया जाता है? ढांचे के रूप में तैयार किया जाता है।
अब इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, बजट के कुछ सिद्धांत होते हैं। दरअसल इसमें जगह नहीं बन पाई। दरअसल इसमें जो सिद्धांत होते हैं उसमें वार्षिकी सिद्धांत होता है। सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो वार्षिकी सिद्धांत। ये तो आप वार्षिकी सिद्धांत जान ही गए होंगे कि वो वार्षिकी सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में एक वित्तीय वर्ष का जो अनुमान होता है वही क्या कहलाता है, तो वार्षिकी सिद्धांत कहलाता है। फिर विलय अथवा समाप्त होने वाला नियम, हो जाने वाला नियम। अब ये विलय अथवा समाप्त हो जाने वाला नियम क्या है, तो अब मान लीजिए कि इस एक साल में, एक साल का जो लेखा जोखा किया गया वो मान लीजिए कि सपोज 1000 तो होगा नहीं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1000 रुपया पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अलॉट किया गया। अब 1000 रुपया अलॉट किया गया, तो अगर मान लीजिए कि उसमें क्या होता है कि अब आप जानते होंगे कि केंद्रीय बजट अलग होता है, उसमें राज्य बजट अलग होता है। तो दरअसल अब जो केंद्र सरकार देता है राज्य सरकारों को या अन्य फंडों में, वो जो अलग अलग संपूर्ण रूप से उसका अलग अलग प्रारूप करके उसमें कितनी धनराशि किसको देना है, किस पर कितना खर्च करना है, शिक्षा पर कितना खर्च करना है, बिजली पर कितना खर्च करना है, सड़क पर कितना खर्च करना है, उद्योग पर कितना खर्च करना है, कपड़े पर कितना खर्च करना है, ये सब सारी चीजें उसमें अलॉट होती हैं। तो उस पर जो अनुमानित खर्चा बताया गया, आय व्यय जो बताया गया, अब ये मान लीजिए कि 1000 रुपया में 100 रुपये इसको दे दिया, 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 मान लीजिए। अब अगर ये जो मान लीजिए कि ये क्या है, एजुकेशन। अब ये जो एजुकेशन पर 100 रुपये दिया, अब 100 रुपये दिया, और अगर मान लीजिए कि 100 रुपये में से अगर 58 रुपीज 58 रुपए इसमें से खर्च हुए और जो बाकी रेस्ट अमाउंट है वो खर्च नहीं हुए, तो क्या होगा, तो ये लौट जाएगा। क्या होगा, लौट जाएगा, समाप्त होने जाने का नियम, अर्थात वो विलय हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। अब इसमें विलय हो जाएगा, तो अब ये जो 31 मार्च तक के लिए था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में केवल 58 रुपए ही, 58 रुपीज ही खर्च हो पाए, बाकी जो 42 रुपीज हैं वो खर्च नहीं हो पाए। तो ये क्या होगा, ये अगले वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, अर्थात जो अगला जो वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको क्या माना जाएगा कि ये सरकार के पास पैसे नहीं हैं, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि इस अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसको अलॉटमेंट न मिल जाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए कि 31 मार्च तक पैसा नहीं खर्च होता है, तो इस 58 या जो भी 42 रुपए हैं, इसको क्या किया जाएगा, सरकार के पास वैसे ही लौटा दिया जाएगा। नहीं लौटाने पर दिक्कत होगी, तो इसलिए यह लौटा दिया जाता है। और जब लौटा दिया जाता है तो सरकार फिर उसको उस 42 रुपए प्लस उसमें जो अमाउंट और जो राशि को जोड़ दिया जाएगा, उसको अगले वर्ष के लिए उसमें घोषित किया जाएगा। तो ये हो जाता है क्या, विलय अथवा समाप्त हो जाने वाला नियम। फिर राजकोषीय अनुशासन क्या होता है। राजकोषीय अनुशासन से तात्पर्य यह है कि इसमें मान लीजिए कि अनुशासन इस प्रकार का जो कि एकदम से बिल्कुल सही चीजें हों। अब ऐसा नहीं कि बहुत अधिक खर्च कर दिए। अब अगर बहुत अधिक खर्च कर देंगे, बहुत अधिक खर्च कर देने पर क्या होगा, तो बहुत अधिक खर्च कर देने पर अगर क्या होगा कि पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, क्योंकि वित्तीय घाटा हो जाएगी। वित्तीय क्या हो जाएगी, वित्तीय घाटा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था 1000 रुपए का है और अगर मान लीजिए कि हमने 1100 रुपए खर्च कर दिया, तो 1100 रुपए खर्च कर दिया तो क्या होगा, 100 रुपए हम घाटे में चले गए। तो इसके मुताबिक आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं और ना ही बहुत कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत कम करते हैं, जो भी आपको अलॉट किया गया, मान लीजिए कि 100 रुपए आपको अलॉट किया गया और आप अगर 10 रुपए ही खर्च कर पाते हैं, बाकी 90 रुपए रहता है, तो क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी देश है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही नुकसान हो जाता है। इसीलिए
अनुशासन में रह करके उसका क्या किया जाता है, उसकी योजना बनाई जाती है, उसके खर्चे किए जाते हैं। फिर उसके समावेशिता। समावेशिता का मतलब है कि बहुत सारे अलग 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 क्या है, तो फंड हैं, तो फंड भी हैं और बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि शिक्षा है तो फिर मान लीजिए कि अन्य जो साधन हैं, सड़क हैं, बिजली है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं, तो उसमें कारखाने हैं, तो उसमें किसमें कितना क्या क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि समावेशित सबका एक तरफ से विकास हो जाए। ये एक तो ये संकल्पना होती है। दूसरी संकल्पना ये होती है कि जो कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, उसका भी उत्थान उसमें सन्निहित हो, तो ये समावेशिता का नियम कहलाता है। अब सटीकता से मतलब क्या है, तो न बहुत ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिए, ना ही बहुत कम खर्चा किया जाना चाहिए, अर्थात सटीक अनुमान। हाँ, इसमें एक्यूरेसी तो 100% कभी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी एक अनुमान किया जाता है कि इतना खर्च होगा, उसका एक प्रकार से सटीक अनुमान लगाया जाता है और उसके उस ढांचे में क्या किया जाता है, आय व्यय के जो लेखा जोखा होते हैं उसमें उसको रखा जाता है। फिर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व क्या है, तो पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें बनाई गई, जो भी लेखा जोखा, जो भी आने वाला कर के रूप में, टैक्स के रूप में, अलग अलग चीजों के रूप में जो चीजें हैं, जो आने वाला आय है और जो व्यय होने वाला है, जो खर्च के रूप में जो जाने वाला है, तो वो सब सारे ऐसे ढांचे तैयार किया जाए जो कि सबके सामने उसको रखे जाएं। वो ऐसा नहीं कि आप गुपचुप तरीके से सब कुछ कर दिए, उसको बिल्कुल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। फिर उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सरकार का एक या प्रशासन का एक उत्तरदायित्व होता है कि जो भी उसने बजट का निर्माण किया है, उस बजट पर वो क्या हो तो खरा उतरे। अब मान लीजिए कि सरकार ने तो दे दिया, अब सरकार ने दे दिया तो स्थानीय प्रशासन या जिसके फंड में जो भी चीजें दी गई हैं, तो उसका उत्तरदायित्व भी उस स्थानीय लोगों या क्षेत्रों या प्रशासन को वो रखा जाता है, दिया जाता है, तो ये उत्तरदायित्व हो जाते हैं। इसके बाद अब हम उसके प्रकार जानेंगे। बजट मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं। तो बजट मुख्यतः दो प्रकार के जो माने गए हैं, उसमें एक होता है राजस्व बजट, एक होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजी बजट। अब ये राजस्व बजट अर्थात रेवेन्यू बजट और ये होता है कैपिटल बजट। तो एक होता है राजस्व बजट, हालांकि और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये दो बजट माने गए हैं। एक होता है राजस्व बजट, दूसरा होता है अर्थात रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। दरअसल राजस्व बजट किसको कहा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खर्चे का अनुमान होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अब सुरक्षा में कितना खर्च आएगा, जैसे सुरक्षा में कितना खर्च आएगा, जैसे मान लीजिए कि रेल के संचालन में कितना खर्च आएगा, जैसे कर्मियों पर कितना खर्च आएगा, कर्मियों के वेतन में कितना खर्च आएगा, या फिर अन्य प्रकार के जो खर्चे, नियमित जो खर्चे होते हैं, जो नियमित खर्चे होते हैं, उसका जो लेखा जोखा होता है वो दरअसल राजस्व बजट में होता है। जैसे मैंने कहा कि वो जैसे कि सुरक्षा में कैसे है, दूतावास में कितने खर्चे होंगे, या फिर रेल में कितने खर्चे होंगे, एरोप्लेन में कितने खर्चे होंगे, या फिर अलग अलग प्रकार के जो वेतन भोगी हैं उस कर्मियों को देने में कैसे खर्च होंगे। तो ये सब सारे क्या है, नियमित रूप से खर्चे हैं। अब मान लीजिए कि सुरक्षा वाली जो चीज है उसको एक दिन के लिए भी वो टाल मटोल नहीं हो सकता है। जो कर्मियों का वेतन है वो नियमित रूप से उसका महीने दर महीने वो जाता रहता है। रेल है उसका भी खर्चा रेगुलर होता है। तो ये सब सारी चीजें, फिर जो आपका लोन होता है, लोन का जो टैक्सेस होता है, उससे जो आमदनी होती है उस पर मतलब वो कर के रूप में वो कितना होता है, अर्थात खर्च कितना होता है, लोन जो अर्थात ईएमआई के रूप में कितना कितना खर्चा जाता रहता है। अर्थात विशेष प्रकार के जो नियमित रूप से जो खर्च होने वाले बजट हैं,
खर्च होने वाले जो पूंजी हैं वो उसका जो लेखा जोखा होता है वो रेवेन्यू बजट में होता है, राजस्व बजट में होता है। अब पूंजी बजट क्या है? पूंजी बजट दरअसल वो होता है जो कि क्या होता है, जो मान लीजिए कि वो थोड़ा सा दूरगामी होता है, दूरगामी होता है, अर्थात हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट, ये खर्चे मुख्य तौर पर जो डेली हमेशा जो खर्चा होता है उसका है। अब ये क्या है कि लगभग दूरगामी है, अर्थात हम जो निवेश करते हैं, अब हम रेलवे की पटरी बिछाने में कितना निवेश कर रहे हैं, हम शिक्षा के ऊपर कितना निवेश कर रहे हैं, हम कर्मियों के लिए या फिर शिक्षा के रूप में या फिर रेल के निर्माण में हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम सुरक्षा को लेकर हम अगर मान लीजिए कि बहुत सारे अगर फाइटर जेट को हम खरीद रहे हैं तो उसमें हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये निवेश के रूप में, ये निवेश के रूप में होता है। एक प्रकार से जो भी हम निवेश करते हैं, ऐसा कह दीजिए कि जो निवेशित राशि होती है, मुख्य तौर पर ऐसे समझिए एक शब्द में कि जो निवेशित राशि होती है वो किसमें आ जाता है, पूंजी बजट में, अर्थात कैपिटल में। ये इसकी गणना की जाती है, ये राजस्व के रूप में गणना की जाती है, लेकिन इसकी गणना मुख्य तौर पर नहीं की जाती है, अर्थात ये आय का एक स्रोत माना जाता है। निवेश जो हम करते हैं, अब मान लीजिए कि आप एसआईपी करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप निवेश कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, कैपिटल है, वो आपका क्या है, कैपिटल है। लेकिन जो आपके खर्च हैं वो आपका कैपिटल है क्या, वो तो कैपिटल आपका लॉस जा रहा है, अर्थात वो जरूरी चीज है, ठीक है, लेकिन वो तो आपके खर्चे जा रहे हैं, तो वो दरअसल ये रेवेन्यू माना जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपने ये जो बजट की संकल्पना है, उसके जो विशेषताएं हैं, उसके जो प्रकार हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, इसको बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।